हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वाईसीटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने प्रधानमंत्री वाला चैप्टर पूरा पढ़ के कंप्लीट किया था। आज हम लोग मंत्रिपरिषद के बारे में पूरा का पूरा एक लेक्चर में खत्म करेंगे कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन सी चीजें हैं। तो आइए देखते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। देखिए, मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करने से पहले ये जान लीजिए कि कितने प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ कुल मिला के 4 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? देखिए, एक आपके होते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है, कैबिनेट मंत्री एक प्रकार हो गया आपका कैबिनेट मंत्री का। दूसरा प्रकार आपका होता है राज्य मंत्री का, ठीक है, दूसरा प्रकार आपका किसका है? राज्य मंत्री का। फ्रेंड्स, पहला प्रकार आपका हो गया कैबिनेट मंत्री का। इसके बाद दूसरा प्रकार जो आपका होता है वो होता है आपका राज्य मंत्री का, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इसके अलावा एक प्रकार और है आपका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसके अलावा एक प्रकार लास्ट में और होता है जिसको हम लोग कहते हैं उप मंत्री। तो टोटल 4 प्रकार के मंत्रियों की व्यवस्था भारतीय संविधान के अंतर्गत की गई है। कुल कितने प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं? 4 प्रकार के। अब देखिए, ध्यान समझिए, कैबिनेट मंत्री किसे कहते हैं? जो अपने विभाग का प्रमुख होता है, ठीक है, जो अपने विभाग का सर्वे सर्वा हो या प्रमुख हो उसको कहेंगे कैबिनेट मंत्री। अब इस कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए जो मंत्री बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? राज्य मंत्री, ठीक है। तो ये सहायक होते हैं किसके? कैबिनेट मंत्री के, ठीक है। तो राज्य मंत्री किसके सहायक होते हैं? कैबिनेट मंत्री के। इसके अलावा ये जो उप मंत्री हैं ये किसके सहायक होते हैं? ये राज्य मंत्री के सहायक होते हैं प्लस कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। दोनों की सहायता के लिए उप मंत्री बनाया जाता है। अब बात आती है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होता है? तो जब कभी कैबिनेट मंत्री अनुपस्थिति होता है, किसी कारण से वो उपलब्ध नहीं होता है, तो इसका जो प्रभार है वो किसको दे दिया जाता है? राज्य मंत्री को। तो जब कैबिनेट मंत्री का विभाग का प्रभार, ठीक है, जब कैबिनेट का प्रभार मतलब उस विभाग का प्रभार राज्य मंत्री को सौंप दिया जाता है तो उसी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, मंत्रिपरिषद एक बृहद चीज है। मंत्रिपरिषद में आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री शामिल होते हैं। इनका जो अध्यक्ष होता है या इनका जो हेड होता है वो कौन होता है? तो इन सारे लोगों का हेड आपका प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री इसमें सबसे बड़ा होता है। तो इन मंत्रियों में प्रधानमंत्री आपका सबसे बड़ा होता है जो चारों मंत्रियों का हेड होता है। पहले नंबर पे आपके कैबिनेट मंत्री आते हैं जो अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। फिर राज्य मंत्री आते हैं। राज्य मंत्री किसके लिए रखे जाते हैं? कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए। और उप मंत्री जो होते हैं वो राज्य मंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री दोनों की सहायता करते हैं। इसके अलावा जब कभी कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं होते हैं तो राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री का प्रभार दे दिया जाता है, उसी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। ये तो आपकी बात हो गई मंत्री परिषद की, ठीक है। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज और आपकी आती है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। मंत्री परिषद और इसके अलावा मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल और केवल एक बार किया गया है, ठीक है। मंत्रिपरिषद शब्द की चर्चा तो राष्ट्रपति वाले चैप्टर में की गई है, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक जगह पे किया गया है। कहां पे? अनुच्छेद 352 में, ठीक है। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में केवल एक जगह किया गया है और वो नाम है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, जहां पे राष्ट्रीय आपात हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। चीजें क्लियर हो गई। मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करें तो मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था होती है, ठीक है। यह एक बड़ी संस्था है, यह बड़ी संस्था है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें कौन कौन शामिल है? तो इसमें आपके सभी मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। जिसमें सभी मंत्री क्या होते हैं? शामिल होते हैं, जिसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं, ठीक भैया। कौन कौन से सभी मंत्री इसमें शामिल होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में आपके जैसे देख लीजिए कौन कौन होता है, जैसे
आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं इसमें, ठीक है, कैबिनेट मंत्री आपके इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा राज्य मंत्री इसमें शामिल होते हैं, ठीक। इसके अलावा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इसमें शामिल होते हैं, स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। तो राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और इसके अलावा आपके उप मंत्री, तो ये चारों जिसमें सम्मिलित होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मंत्रिपरिषद, ठीक है। लेकिन मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक छोटी संस्था जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। यह एक छोटी संस्था है, ठीक, छोटी संस्था है जो सारे निर्णय लेती है, ठीक है। संवैधानिक रूप से या हम ये कहें कि जो भाषा लिखी गई है हमारे संविधान में उसके अनुसार सारे निर्णय कौन करता है? मंत्रिपरिषद करता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से जो सारे निर्णय भारत सरकार के द्वारा किए जाते हैं वो कौन करता है? मंत्रिमंडल या एक छोटी संस्था होती है जिसमें प्रधानमंत्री, जिसमें आपके प्रधानमंत्री और प्लस केवल और केवल कौन शामिल होते हैं? कैबिनेट मंत्री, ठीक भैया, कैबिनेट मंत्री। तो ये लोग जहां शामिल होते हैं प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री, इसको क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे निर्णय इसी मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में केवल एक जगह किया गया जिसका नाम क्या है? अनुच्छेद 352। तो आप इसको समझ सकती है, कोर कमेटी है। कमेटी के अंदर कोर कमेटी, जैसे आपके बहुत सारे दोस्त होते होंगे, ठीक है, तो वो मित्र मंडली कहलाती है। ये मंत्रिपरिषद है, वहां पे मित्र मंडली जिसमें आपके पढ़ने वाले, आपके आसपास के बचपन से जितने दोस्त हैं सबको शामिल कर ले तो वो मंत्रिपरिषद होती है। लेकिन उसमें कुछ क्लोज फ्रेंड जो होते हैं, जो आपके दिल के एकदम नजदीक होते हैं, जिनका आपके ऊपर पूरा अधिकार होता है, उनको क्या कहते हैं? बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो ये उसी जैसा मामला है। तो ये मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद में सम समाहित है लेकिन मंत्रिमंडल में एकदम क्रीम लोग लिए गए, मतलब केवल कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल है। चीजें क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां तक तो हमने पढ़ के समाप्त कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि मंत्री कितने बनाए जाते हैं, इसकी संख्या कितनी है, फिर इसके बाद अनुच्छेदों पे चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद में, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, तो पहले इसको निर्धारित नहीं किया गया था। प्रारंभ में इसको निर्धारित नहीं किया गया था कि मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का आकार अगर हम देखें, मंत्रिपरिषद का आकार, तो प्रारंभ में इसको डिफाइन नहीं किया गया था। जब भारतीय संविधान बनाया गया है तो मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था, ठीक। देख लीजिए, इसमें मूल संविधान में मंत्रिपरिषद के आकार का कोई उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, ठीक। मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। तो मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा, यानी कितने अधिकतम मंत्री बनाए जा सकते हैं या कितने न्यूनतम मंत्री बनाए जा सकते हैं, मूल संविधान के अंतर्गत इसकी कोई चर्चा नहीं की गई थी कि कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई। लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। क्या किया गया भैया? 91वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन, ठीक। फिर से देखिए, 91वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया भैया। 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस संख्या को निर्धारित किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा। क्या निर्धारित किया गया? देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद के लिए 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से आकार को निर्धारित किया गया। आकार निर्धारित। अब देखिए, इसमें दो प्रकार की व्यवस्था की गई। एक संघीय मंत्रिपरिषद के लिए, ठीक है, यानी केंद्र सरकार में कितने मंत्री हो सकते हैं, तो संघीय मंत्रिपरिषद के लिए एक व्यवस्था की गई। इसके अलावा दूसरी व्यवस्था आपकी राज्य विधान परिषद यानी प्रांतीय मंत्रिपरिषद के लिए किया गया, ठीक है। तो प्रांतीय मतलब राज्यों के मंत्रिपरिषद के लिए, तो प्रांतीय मंत्रिपरिषद,
इन दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई। अब देखिए, पहले संघीय मंत्रिपरिषद के लिए क्या कहा गया कि कुल संख्या का, लोकसभा की कुल संख्या का 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। किसके? लोकसभा की कुल संख्या का कितना? 15%। ठीक है, 15%। तो लोकसभा की कुल संख्या का 15% आपके क्या बनाए जा सकते हैं? मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये कहा गया। तो लोकसभा की कुल संख्या का 15% क्या बनाए जा सकते हैं? मंत्री बनाए जा सकते हैं। और इस 15% में पीएम भी शामिल है, पीएम सहित। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री सहित ये व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री को लेके कुल कितने मंत्री हो सकते हैं ये बताया गया। अब इसको समझ लीजिए, मान लीजिए कि लोकसभा की संख्या कितनी है? 1543 बटे 15 और अपान कितना हो जाएगा? 100। ये आपका हो जाएगा 5.43 इंटू 15। 15 पचे 75 और 15 चौका कितना होता है? 60। 600। लगभग आपके 80 मंत्री क्या हो सकते हैं? बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अधिकतम मंत्रियों की संख्या निकल सकती है। तो केंद्रीय स्तर पे यानी संघीय मंत्रिपरिषद के लिए व्यवस्था की गई कि लोकसभा की कुल संख्या का, लोकसभा में जितनी सीटें हैं, जितने सांसद हैं, उसकी कुल संख्या का 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं, अधिकतम। ठीक है, अधिकतम। न्यूनतम क्या हो सकता है? न्यूनतम निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, न्यूनतम आपका निर्धारित नहीं किया गया है। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 15%। लोकसभा की कुल संख्या का अधिकतम 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं और न्यूनतम आपका निर्धारित नहीं किया गया है कितने बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रांतीय मंत्रिपरिषद की बात करें तो इसमें मतलब राज्यों की जो विधानमंडल होती है, राज्य सरकार जो है वो कितने मंत्री बना सकती है? तो अधिकतम कितने मंत्री बना सकती है? तो राज्य सरकार जो है वो अधिकतम आपका 15%। ठीक है, अधिकतम विधानसभा, ठीक है, विधानसभा की कुल संख्या का 15%। ठीक है, इसमें कौन शामिल है? सीएम सहित, मतलब चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री सहित टोटल 15% बनाई जा सकती है अधिकतम। और न्यूनतम कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या इसकी निर्धारित की गई है, न्यूनतम आपके 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई? तो देखिए, 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि संघीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम 15% लोग बनाए जा सकते हैं। लोकसभा की संख्या का 15% लोग बनाए जा सकते हैं जो प्रधानमंत्री सहित होगा। ठीक है, न्यूनतम कितने बनाए जा सकते हैं केंद्र सरकार में मंत्री, ये निर्धारित नहीं है। इसके अलावा राज्यसभा में यानी प्रांतीय मंत्रिपरिषद में यानी कि आपकी जो राज्य सरकार है वो कितने मंत्री बना सकती है? तो टोटल जो सदस्य हैं उनका 15% ये भी बना सकते हैं सीएम सहित। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 12 मंत्री हो सकते हैं। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 12 मंत्री। यहां पे एक अपवाद भी है। ठीक है, प्रांतीय मंत्रिपरिषद के बारे में आपका एक अपवाद भी है। किसके बारे में? प्रांतीय मंत्रिपरिषद के बारे में। वो अपवाद ये है कि भैया जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, दिल्ली हो गया आपका और पुडुचेरी हो गया, यहां पे संख्या कितनी हो सकती है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधानसभा हैं वहां पे अधिकतम 10% ही बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अधिकतम कितने बनाए जा सकते हैं? 10% ही। तो जैसे आपके दिल्ली में सीटों की संख्या कितनी है? 70। तो 70 का जो 10% होगा वो कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। तो मतलब ये है कि दिल्ली में अधिकतम 7 मंत्री हो सकते हैं। किसके साथ? सीएम सहित। ठीक है, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सहित टोटल 7 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। 15% राज्यों की विधानसभा के लिए है, राज्य सरकार के लिए है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पे विधानसभाएं हैं वहां पे अधिकतम मंत्री 10% ही बनाए जा सकते हैं। इन चीजों का विशेष तौर पे ख्याल रखेंगे। एग्जाम में यही छोटी छोटी चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं और आपका सवाल गलत हो जाता है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तो इन सारी चीजों को बहुत ही माइन्यूट तरीके से हमको पढ़ना है ताकि सारी चीजें हमको कंठस्थ हो सके। तो अब आपको क्लियर हो गया कि मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा। ये मूल संविधान में इसको निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से इसको निर्धारित किया गया कि केंद्र सरकार में यानी संघीय मंत्रिपरिषद में कुल लोकसभा की सीटों का 15%
हो सकते हैं, न्यूनतम कितना हो सकती है ये निर्धारित नहीं किया गया। और राज्य मंत्रिपरिषद में यानी प्रांतीय मंत्रिपरिषद में यानी राज्य सरकार में अधिकतम विधानसभा की सीटों का कितना हो सकते हैं, 15% हो सकते हैं। और न्यूनतम कितना हो सकते हैं, तो न्यूनतम आपके 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पे अधिकतम कितने बनाए जा सकते हैं, केवल 10% ही। ठीक है, अधिकतम केवल 10% ही बनाए जा सकते हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। पहले हमने मंत्रिपरिषद के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में अंतर देख लिया था, कितने प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें देख ली थी। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि मंत्रिपरिषद से संबंधित क्या क्या व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में की गई हैं। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के संबंधों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए इससे संबंधित आर्टिकल, अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है भैया, तो यहां पे आपका अनुच्छेद 74 में ही राष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति प्लस मंत्रिपरिषद के संबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक, प्लस मंत्रिपरिषद के संबंधों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसकी चर्चा कहां पे की गई है, आर्टिकल 74 में। अब यहां पे देखिए अनुच्छेद 74(1) में क्या कहा गया है भैया, अनुच्छेद 74(1) में क्या कहा गया। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता करने के लिए एवं मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति इसी मंत्रिपरिषद के परामर्श से काम करेगा। ठीक है, तो यहां पे कहा गया है राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, परामर्श देने के लिए एक क्या होगा भैया, मंत्रिपरिषद होगा। ठीक, तो इसकी चर्चा कहां पे की गई मंत्रिपरिषद की, तो देखिए मंत्रिपरिषद की चर्चा आपकी आर्टिकल 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो ये निर्धारित कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो इसके लिए आपका 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, इसको 60 फाड़ में लिख देना, संविधान संशोधन, आप समझ जाइए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और इसमें क्या कहा गया कि जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। तो इसमें कहा गया राष्ट्रपति बाध्य है किसके लिए, सलाह मानने के लिए। तो इसमें यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति बाध्य है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए। लेकिन इसके बाद आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 का किया गया और इसमें जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। ये जब संशोधन किया गया तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। इसके बाद 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो 44वां संविधान संशोधन किया गया और ये कहा गया इसमें कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो यहां पे ये कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। भैया चीजें क्लियर हो गई। तो यहां पे ये व्यवस्था की गई 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये व्यवस्था कर दी गई कि मंत्रिपरिषद जो परामर्श देगा उसको राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, लौटा सकता है। 42वें के माध्यम से ये कहा गया कि राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद है उसके परामर्श को मानने के लिए क्या है, बाध्य है। तो इसी को फिर दोबारा थोड़ा सा पलट दिया गया और पुनर्विचार के लिए एक बार राष्ट्रपति लौटा सकता है। लेकिन दोबारा अगर मंत्रिपरिषद वही चीजें फिर से परामर्श देती है तो राष्ट्रपति दोबारा बाध्य है उसको पास करने के लिए। चीजें क्लियर हो गई। तो ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74(1) में। ठीक, इसके अलावा अनुच्छेद 74(2) में क्या कहा गया, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 74(2) में व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या और क्यों सलाह दी है इसकी जांच किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं कराई जा सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 74(2) क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद ने जो राष्ट्रपति को सलाह दिया है, ठीक, मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को जो सलाह दिया है उसकी जांच नहीं कराई जा सकती है। राष्ट्रपति को जो सलाह
दिया है। ठीक, तो देखिए मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को जो सलाह दिया है इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं करवाई जा सकती कि ये उन्होंने क्यों दिया है, ये विशेषाधिकार है। ठीक है, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति का ये विशेषाधिकार है कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं की जा सकती है। ठीक भैया, दिया है तो इसकी जो जांच होगी, जांच वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं की जा सकती है कि भैया ऐसा उन्होंने क्यों सलाह दिया है। तो मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को जो सलाह दिया है वो क्यों दिया है ये सलाह, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। यहाँ पे न्यायालय आप लिख दीजिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो यानी किसी भी न्यायालय के द्वारा इसकी जांच नहीं की जा सकती। चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग देखेंगे आगे आर्टिकल 75 के बारे में। तो फ्रेंड देखिए अनुच्छेद 75 क्या कहता है। अनुच्छेद 75 में कहा गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो 75(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को क्या करता है, नियुक्त करता है। तो भैया ये जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री के सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पर, ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। चीजें क्लियर। तो आर्टिकल 75(1) में कहा गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है भैया, तो राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। 75(2) में क्या कहा गया है, आर्टिकल 75(2) में क्या कहा गया है कि मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत मंत्री बने रहेंगे, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं कौन, मंत्री। ये कहां कहा गया है, आर्टिकल 75(2) में। 75(1) में कहा गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उनकी सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। 75(2) में कहा गया कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा 75(3) में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्री परिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक है, सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है, लोकसभा के प्रति। चीजें क्लियर हो गई। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्यों जिम्मेदार बनाई गई है, क्योंकि ये माना जाता है कि लोकसभा को ही जनता का विश्वास प्राप्त है, क्योंकि लोकसभा में जो सांसद चुन के गए हैं वो सीधे और सीधे जनता के द्वारा चुने गए हैं। तो ये माना जाता है, ये विश्वास किया जाता है कि लोकसभा को एक्चुअल में जनता का विश्वास प्राप्त है, इसलिए जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। इसके अलावा राष्ट्रपति ही मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ये कहां कहा गया है, 75(4) में। ठीक है, 75(4) में कहा गया है। 75(4) में मंत्रियों के शपथ के बारे में कहा गया है। मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाएगा, तो इन मंत्रियों को शपथ दिलवाते हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति। तो मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाएगा उनके पद की, 75(4) के अंतर्गत मंत्रियों को शपथ दिलवाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, देखिए 75(5) में क्या कहा गया है, आर्टिकल 75(5) में व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने वर्ष तक रह सकता, अधिकतम कितने दिन तक मंत्री बना रह सकता है, तो अधिकतम 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है, किसी सदन का सदस्य
नहीं है, ठीक, तो अधिकतम कितने दिन तक मंत्री बना रह सकता है? 6 महीने तक। इसकी चर्चा कहां की गई है? आर्टिकल 75(5) में किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 75(5) में किया गया है। इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 78 में आपका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों का उल्लेख कहां किया गया है? तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध के बारे में चर्चा आपका किया गया है कहां पे? आर्टिकल 78 में। अब यहीं पे आर्टिकल 78(1) के अंतर्गत क्या कहा गया है? तो फ्रेंड्स आर्टिकल 78(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो सभी सूचनाएं समय समय पर किसको देगा? राष्ट्रपति को। तो प्रधानमंत्री सभी सूचनाएं समय समय पर किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा भैया, ठीक है। तो जितने भी विधायी संबंधी और प्रशासन संबंधी सूचनाएं हैं तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो सभी सूचनाएं किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। तो 75(1) में कहा गया, सॉरी 78(1) के अंतर्गत ये बात कही गई है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो विधायी और प्रशासनिक संबंधी सभी सूचनाएं किसको प्रदान करेगा? राष्ट्रपति को प्रदान करेगा, ठीक है। और इसके अलावा 78(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति विधायी और प्रशासन संबंधी, विधान एवं प्रशासन संबंधी कोई भी सूचना मांग सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है, सूचना क्या कर सकता है? मांग सकता है। चीजें क्लियर हो गई? देखिए भैया दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। 78(1) में कहा गया कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो सभी सूचनाएं राष्ट्रपति को प्रदान करे, और अगर नहीं प्रदान करते हैं तो 78(2) में यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है कि भैया हमको विधान और प्रशासन संबंधी सूचना आप प्रदान कीजिए, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई? तो 78(2) में ये महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं। तो हमने फ्रेंड्स क्या क्या पढ़ा? तो ये देखिए हमने सबसे पहले आज के चैप्टर में मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा कि कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। इन सारी चीजों के बारे में ब्रीफली हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने पढ़ा कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख केवल एक जगह किया गया है, अनुच्छेद 352 में, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि मंत्रिमंडल का आकार क्या होता है। मूल संविधान में इसको नहीं बताया गया था, लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से इसको निर्धारित किया गया कि मंत्रिमंडल का आकार क्या होता है, उसको हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद हमने अनुच्छेदों के बारे में चर्चा किया कि जो भी अनुच्छेद मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित थे वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। लास्ट में हमने 78 में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध के बारे में पढ़ा कि 78(1) के अंतर्गत प्रधानमंत्री सभी सूचनाएं राष्ट्रपति को प्रदान करेगा, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, और अगर ऐसा नहीं करता है तो 78(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचनाएं मांग सकता है। तो फ्रेंड इसी के साथ आज हमने मंत्रिपरिषद पढ़ के समाप्त किया है। अगर आज आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारा जो चैनल है यूथ कंपटीशन टाइम्स उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आगे के लेक्चर आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।